नमस्कार। आज 2 मार्च 2023 है और हम लोग 1, 2, 3 मार्च 63rd आईएसएलई के कॉन्फ्रेंस में ईटानगर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। और कल हम लोगों ने पूरा सेशन देखा, रोजगार पर, जेंडर इक्वलिटी पर, केयर इकोनॉमिक्स पर, प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स पर, तमाम इश्यूज़ पर बात हो रहे थे। लेकिन चूँकि हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आए हुए हैं और अरुणाचल प्रदेश है और इस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल परिस्थिति पर हम लोग के साथ प्रोफेसर एन.के. मिश्रा और हमारे एनर्जी इकोनॉमिक्स की कोऑर्डिनेटर भी हैं प्रोफेसर निधि शर्मा जी आए हुए हैं। तो हम लोग कुछ बातें इस पर करेंगे ताकि ये एक टेक्निक चर्चा भी बने और ये संदेश जाए कि हम लोग पहली बार हम आए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। चाहे उसको रोजगार से जुड़िए, चाहे उसको विमेन एम्पावरमेंट जोड़िए, इस पर हम दो शब्द चाहते हैं कि कुछ व्यूज़ हम शुरू करते हैं। पहले मैडम से ही। मैडम, आप इस पर कुछ बातें रखिए। ये हम लोग एकेडमिक भी काम कर रहे हैं, थोड़ा पर्पस यही होता है कि जहाँ जाएँ वहाँ पर मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल कहा है, तो ये भी एक संदेश है जी। धन्यवाद अनूप जी। देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में बैठकर बनारस से आकर और यहाँ पर हम जो है एकेडमिक चर्चा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, अरुणाचल को हम जब रास्ते में आ रहे थे दिख रहा था कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि एनवायरनमेंट को बचाते हुए काम हो रहा है। ये अपने आप में समझ में आ रहा है कि सरकार को इस बात की चिंता भी है कि कैसे यहाँ पर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं, लोगों की आय में वृद्धि की जाए, टूरिज़्म को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ ही जंगलों को, यहाँ की जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो मुझे लगता है कि विकास और जो आपका एनवायरनमेंट है उसको बचाते हुए किस प्रकार रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगता है उनके योजनाओं के केंद्र बिंदु में है। और आने वाले समय में जो अरुणाचल प्रदेश है, आईएसएलई के बहाने इस बार 560 प्रतिभागी आए हैं और देश के विभिन्न भागों से आए हैं। और हम भी अपनी जगहों में जाकर यहाँ के पर्यावरण की, यहाँ का जो इकोलॉजिकल ब्यूटी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश जो है पर्यटन का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ केंद्र बनेगा और जो कि यहाँ के लिए विकास के बहुत सारे नए आयामों को खोलने की एक दिशा में काम करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देखिए, मैडम ने जो बात रखी पर्यटन के माध्यम से, और इतना हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग बनारस से आए हुए हैं। बनारस का जो स्पिरिचुअल कंटेंट है और अरुणाचल प्रदेश जैसे प्राकृतिक जगहों का ये पर्यटन का जो ये प्लेजर या लेज़र वाला जो भाव है, इसमें अंतर समझते हुए इन्होंने ये ज़रूर कहा कि पर्यटन के साथ विकास और पर्यावरण को बचाते हुए विकास, ये प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। रोजगार भी मिलता है इससे, इस बात का ध्यान देना चाहिए। और इसी बात को आगे एन.के. मिश्रा, जो हमारे आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने एक चर्चा किया था, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट भी हैं, तो इनसे थोड़ा समझेंगे कुछ बारीकियों को कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के इश्यूज़ को ये कैसे देखते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। सर। धन्यवाद अनूप जी। मुझे लगता है कि ये प्रश्न थोड़ा एक दूसरे प्रकार से देखना चाहिए कि डेवलपमेंट का पर्पज क्या है। अगर हम कहें फ्लोरिशिंग ऑफ लाइफ, तो फ्लोरिशिंग ऑफ लाइफ अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज़ नहीं है। इन्वायरमेंट को अगर बचाना है तो ये अटैक सीधे कंज्यूमरिज्म पे होगा। दुर्भाग्य की बात है कि कंज्यूमरिज्म आपके इकोनॉमीज और स्पेशली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का इनहेरेंट पार्ट है। अगर फोकस ग्रोथ पे है तो आपको कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को वकील और ब्रह्मानंदा ने 1950s में कहा था, जब वो वेजगुड की मॉडल की बात कर रहे थे और एक तरह से नेहरूवियन मॉडल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो अगर आप ये तय कर लिए हैं कि क्या कंज्यूम करना है, तो फिर ये तय होता है क्या प्रोड्यूस होना है, और जैसे ही ये तय हो गया कि क्या प्रोड्यूस होना है, वैसे ही उसकी टेक्नोलॉजी भी तय हो गई। बिल्कुल।
मतलब ये तीनों, जैसे हम ये कहें कि हमको नील कमल का मोल्डेड फर्नीचर वाली कुर्सी चाहिए, और हम ये कहें कि बढ़ई की बनाई हुई वो काठ की कुर्सी चाहिए। तो अगर हमने ये तय कर लिया कि हमको बढ़ई की बनाई काठ की कुर्सी चाहिए, तो उससे फिर एक तरह का लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस शुरू होगा, और वो फिर बढ़ई ही बनाएगा, वो किसी मशीन में नहीं बनेगा। लेकिन हमने कहा हमको नील कमल का मोल्डेड फर्नीचर चाहिए, तो ये तय हो गया कि प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, ये तय हो गया कि एक खास तरह की मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, एक तरह की टेक्नोलॉजी होगी। तो इन्वायरमेंट के बारे में जो लोग भी बात करते हैं वो एक्चुअली वो आधी बात करते हैं कि इन्वायरमेंट को बचाया कैसे जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल इनकम्प्लीट है जब तक ये नहीं तय करिएगा कि अपनी इकोनॉमी को चलाया कैसे जाए। आप इतना कुछ कहते रहे, इन्वायरमेंट डैमेज होता रहा, और आज से नहीं लगातार होता रहा है। अब अगर आपको एक दूसरा सवाल है कि ये नॉर्थ ईस्ट हो या इस तरह के जो रिसोर्स रिच रीजन्स हैं इंडिया के, क्या वो सेंटर और पेरीफेरी के टाइप से ऑपरेट कर रहे हैं? कुछ कोर स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, कुछ उनके ये पेरीफेरीज हैं, और इन पेरीफेरीज का काम उस कोर को सर्व करना है। तो एक्चुअली ये पेरीफेरीज रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं कोर को, और कोर मैन्युफैक्चर करके अपने प्रोडक्ट को इन पेरीफेरीज में बेच रहा है। तो आप ईटानगर को देखिए, ईटानगर में क्या नहीं मिल रहा है आपको? लेज के चिप्स भी मिल रहे हैं, बर्गर भी मिल रहा है, पिज़्ज़ा भी मिल रहा है, पेप्सी भी मिल रहा है, कोक भी मिल रहा है। प्रोड्यूस तो ये ईटानगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ, प्रोड्यूस ये कहीं और से हुआ है। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये लार्जर मैक्रो इकोनॉमी का सवाल है, और मैक्रो इकोनॉमी के सवाल को जब तक आप एड्रेस नहीं करिएगा, ये इंडिविजुअल रीजन्स के या स्टेट्स के सवाल को एड्रेस नहीं कर सकते। थैंक यू। मिश्रा जी, एक बात जो आपने कहा इसमें मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। बात तो सही है, आपने इकोनॉमिक्स के मॉडलिंग की बात कर दी, मैडम आप भी सुनिएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के मॉडलिंग में आपने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स की बात की। हम ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट की डिमांड है कि नहीं, इस लेज़र की डिमांड है कि नहीं। अगर हमें वेस्टर्न मॉडल की बात करेंगे जो जिसने कि इस पूरे इन्वायरमेंट को डैमेज किया हुआ है, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग या इन्वायरमेंटल के पॉल्यूशन का कल्प्रिट तो वो हैं। हम उनके मॉडल की ओर जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि भाई रिसोर्सेज को ले रहे हैं और प्रोड्यूस चीज़ को हम यहाँ बेच रहे हैं बगैर देखे कि यहाँ का रिसोर्सेज बच पा रहा है कि नहीं। यही तो तर्क का विषय है कि हम भारतीय जिनका प्राकृतिक मूल ही शांति है, हम लोग आइसली के उस एकेडमिक एक्सकर्शन से सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम लोग यहाँ के नेचर के साथ जुड़ें। तो ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। इस तरह की डिमांड भारत में नेचुरल है, और ये पूरे विश्व को इस तरह के डिमांड के प्रति आप कैसे आकर्षित करेंगे? नेचर का डिमांड होगा तो आप जो कह रहे हैं वो भी बचेगा, यानी हम नेचर को ही प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस ईटानगर में अगर आप पॉवर्टी को दूर नहीं करेंगे इस तरह के डेवलपमेंट के प्रोसेस को करते हुए, तो फिर ये नेचर भी नहीं बचेगा, क्योंकि पुअर भी फिर नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। तो डिबेट का ये स्तर हमको लाना चाहिए। हमारी बात मैं दो चीज़ और ऐड करूंगा जी इसमें। जी जी भारती मनीषा को जब कोट करते हैं तो मुझे लगता है कि हम उसको आधा कोट करते हैं। जी भारती मनीषा को जब हम कोट करते हैं तो हमें लगता है हम आधा कोट करते हैं। जी 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 इस सेंस में कि भारतीय मनीषा में एक्सेसिव कंजम्पशन प्रोहिबिटेड है। ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा में हम कहते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतना ही कंज्यूम करो, नंबर 1। नंबर 2, कि आपने कहा पॉवर्टी है। भारतीय मनीषा हमेशा इक्वल सोसाइटी की कामना करती है। भारतीय मनीषा, अगर सोसाइटी इक्वल है तो उस सोसाइटी में फिर कोई एक तबका इतना गरीब हो जाए कि अपने सर्वाइवल के लिए वो इन्वायरमेंट को डैमेज करे, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आप एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी, इनइक्वालिटी होगी, तब ये इन्वायरमेंट का सवाल ऑटोमेटिकली खड़ा होगा। ये बताइए। जी 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 अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश का यदि कल आपने वहाँ का कल्चरल प्रोग्राम देखा होगा, उन्होंने बताया यहाँ पर 100 से ज़्यादा ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, और बेसिकली वो ट्राइबल पीपल ही यहाँ के एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखे हुए हैं। जी। वो डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे पूरा ध्यान है। जहाँ तक ख्याल है डेवलपमेंट का या विकास
हम अपने नज़रिए से देख रहे हैं, उनके नज़रिए से विकास की परिभाषा शायद थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। जी विकास यहाँ पर, क्योंकि हमको अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित करना है, तो हमको इस दिशा से भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को भारत का, उनको ये याद दिलाना, महसूस कराना है कि भारत का अभिन्न अंग है। और इसलिए हमको विकास की सीमाएं जो हमारी आसाम पे ख़त्म हो जाती है, वहाँ तक अरुणाचल तक ले जानी पड़ेंगी। और जहाँ तक है एनवायरनमेंट कंजर्व करने की बात है, प्रिजर्व करने की बात है, तो यहाँ की जो जनजातीय समूह है वो उस बात को जानता है कि हमको अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करना है और उसके साथ साथ पर्यावरण को भी कैसे बचा के रखना है। ये जो खूबसूरत जो जंगलात हैं, और मेरे ख्याल से जंगलात को यदि थोड़ा इनएक्सेसिबल रखा जाए तो शायद वो ज़्यादा समय तक बच पाएंगे। हर जगह यदि आपने एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी तो पर्यावरण जो है वो भी अपने आप में धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ की जनजातियों का बहुत बड़ा योगदान होगा यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करने में। जी, तो ये एक वीडियो की एक लिमिटेशंस होती है, तो ये छोटा ही एक संक्षिप्त डिबेट, ये बहुत सार्थक डिबेट है। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट करें या डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट करें, इस बहस को हम लोग आगे तक ले जाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग सबको पता है कि एनवायरनमेंट ही डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा इनपुट है। तो अगर रिसोर्स ही नहीं बचेंगे तो डेवलपमेंट भी नहीं बचेगा। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देख लिया। भारत को ये अच्छा मौका मिला है कि भारत इस समय डिक्टेट करे, क्योंकि G20 का प्रेसिडेंसी ईयर भी है, और G20 के प्रेसिडेंसी ईयर में जो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट हमने लोगों के माध्यम से दिया है, एग्जैक्टली ये दिया है कि इन्वायरमेंट का कोई बाउंड्री नहीं है, इन्वायरमेंट सबके लिए बराबर है। एनर्जी का जो मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई आपने एनर्जी प्रोड्यूस किया है तो आप गरीब देशों को भी दीजिए, आप पेटेंट को राइट के रूप में मत लीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये सारे मुद्दा एक तरह से बड़े मंच पर होना चाहिए, और ये अच्छा मौका है कि हम पूरे विश्व को दिखाएंगे कि भारत विकासशील होते हुए भी, रिसोर्सेज कम होते हुए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात रियल में कर रहा है, और पूरे विश्व को एक वन प्लेनेट, वन फैमिली और वन फ्यूचर के कॉन्सेप्ट में बांधने को तैयार है। मैं प्रोफेसर के मिश्रा साहब से भी अनुरोध करूंगी कि जब वो अगली ISL टॉपिक्स डिसाइड करें तो उसमें ग्रीन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट को एक इम्पॉर्टेंट इशू बनाएं, जिससे कि जो हमारी, क्योंकि ये अगली जो भी ISLE होगी वो आज की ISLE का एक भविष्य होना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि जिसमें एनवायरनमेंट, रिन्यूएबल्स सब इंक्लूड हो जाएगा, और ग्रीन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करके ISLE के पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करें कि वो इसी नोट के साथ हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिश्रा जी से कि अगले टॉपिक में ये जरूर इशू हो। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग किसी ऐसे ही एडवेंचरस मोड पर कुछ एकेडमिक डिबेट करते हुए मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।